नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बाजारों में आपने एक वोलेटिलिटी जरूर देखी है आज, लेकिन हाँ, उसमें ये दिखाई जरूर पड़ा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। यद्यपि कल के हाईज और कल के लोज हमने ब्रेक आज नहीं किए हैं। ओवरऑल कोशिश हमने ये करी है कि कल की पूरी जो जोन रहा है उसको हमने टच करने की कोशिश करी है। एक बुलिश सिग्नेचर जरूर दिखाया है अगर हम लोग एक आज के इंट्राडे कैंडल की बात करें, लेकिन हाँ, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ही ब्रेकआउट दिख रहा है। हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने जैसे बताया कि मार्केट ने एक ठीक ठाक सा मूवमेंट आज जरूर दिखाया है, लेकिन उस ओवरऑल जो तेजी आपने देखी है वो कल के कैंडल के बीच में हुई है। यानी अगर हम इसको बात बताएं, यानी यूं कहिए अगर आप नीचे से देखिए जिस तरह से मार्केट ने पिछले कुछ दिनों के अंदर रिकवरी करी है, 3-4 दिनों में जो एक बेस बनाया था 24,300 के आसपास, एक उम्मीद थी कि वहां से हम एक ऊपर की साइड रिकवरी करेंगे। ये मैंने चार्ट में भी आपको एक बार लाइन डाल के दिखाई थी, वही सेम लाइन बनी हुई है। अभी भी हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं और अब हम थोड़ा सा 600 के ऊपर ट्रेड करने लगे हैं, तो थोड़ा मजबूती जरूर दिखती है। लेकिन अगर आप आज की कैंडल की सिग्निफिकेंस समझिए तो आज की कैंडल की कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइडर बार है जो कि कल की कैंडल के अंदर बनी है। कल का जो हाई था तकरीबन 24,750 के आसपास, 756 के आसपास था, तो वो आज नहीं निकाला हमने। और आज का जो लो है आपका 24,533, कल का जो लो था वो करीब करीब 24,522-24 के आसपास था। तो लो भी हमने नहीं नीचे तोड़ा, हाई भी हमने नहीं निकाला। तो एक प्रकार से जो आज का ट्रेडिंग सेशन था वो एक इनसाइडर बार के रूप में रहा। लेकिन उसमें जो मजबूती की बात है, चूंकि जब आप कैंडल को भी बहुत बारीकी से देखेंगे तो करीब करीब जिस तरह से मार्केट आज करीब 24,600 के ऊपर ट्रेड कर पाने में सफल रहा, क्योंकि कल का ज्यादा समय जो है हमने 24,600 के ऊपर नहीं गुजारा था, नीचे गुजारा था, लेकिन आज उसमें ज्यादा समय हमने ऊपर गुजारा है। तो एक बात कह सकते हैं कि थोड़ा बुलिशनेस यहाँ पर हावी होती दिख रही है। लेकिन जाहिर सी बात है आज की जो तेजी रही है उसमें काफी हद तक जीएसटी काउंसिल की बैठक का असर है। आज और कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, इसके जो आउटकम आएंगे जो कि कल शाम को जाहिर होंगे, उसमें क्या आएगा उसके आधार पर मार्केट जो है अगले कुछ दिनों के जो मूवमेंट हैं उसको दिखा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है बाजारों की वो 24,800 वाली वो अभी ब्रेक नहीं हुई है। क्या कल सुबह, कल दिन में हम 24,800 ब्रेक कर पाएंगे, वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। 24,800 अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर 25,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वापस से हमने, जो कि आज भी हमने लो करीब करीब 24,500 के आसपास हम गए, मोटा मोटी कल का लो नहीं ब्रेक हुआ लेकिन 533 तो आज भी हम गए। अगर हमने 500 को ब्रेक कर दिया तो फिर रास्ते नीचे की तरफ खुलने लगेंगे आपके सीधे सीधे 350 पहला, उसके बाद 350 अगर ब्रेक होता है तो 100 की तरफ। तो मार्केट में जो मूवमेंट है वो दोनों साइड में होने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखती है। लेकिन चूंकि आज का दिन बुलिश रहा है, चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक है, चूंकि कल भी बैठक है और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि फेड जो है रेट कट करेगा। अगर फेड रेट कट करेगा तो अमेरिका में भी तेजी होगी, नेस्डेक में भी तेजी होगी और उसका एक इंपैक्ट जो है वो भारतीय बाजारों के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर जियोपॉलिटिक खबरों को छोड़ दें, ट्रंप के ट्वीट को छोड़ दें बेसिकली, तो ट्रंप ट्वीट अगर कुछ उल्टा पलटा ना करे बड़ा बड़ा, या कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगा दिए, छोटा मोटा ट्वीट वो करते भी रहे भारत के खिलाफ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमेरिका में रेट कट होता है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और चूंकि जीएसटी काउंसिल में ज्यादातर चीजों के भाव में कटौती होने की उम्मीद है, इसलिए वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। तो यहां से अगले 2-3 दिन का अगर व्यू देखा जाए और मार्केट अब 24,500 के नीचे ना जाए, उस केस में हम ऊपर 25,000 की रेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 24,800-830 की जोन है, वो निकलेगा, फिर हम लोग और ऊपर जाएंगे। और कल का जो हाई था 24,756 का, वो निकलेगा तो थोड़ा हम और मजबूत होंगे। यानी कई स्टेप वाइज आप मजबूती देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तेजी की तरफ फोकस आपको करना चाहिए। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन की आज की बात करें तो बुलिश साइड में रहे हैं सब कुछ, 2100 के आसपास हमारे स्टॉक तेजी में रहे हैं और तकरीबन जो है 960 स्टॉक हमारे मंदी में रहे हैं। ठीक है, सर्किट भी जो अपर साइड पे है वो करीब करीब 130
123 स्टॉक में लगा है। 52 वीक के हाई लगाने वाली संख्या भी 90 है, वहीं पर लो लगाने वालों की 47 की संख्या है। तो 1:2 के रेशियो में 52 वीक के हाई लगाने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, जो कि इनर टोन को बाजारों की बुलिश करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल ये थोड़ी सी एक स्ट्रक्चरल मजबूती की तरफ हम संभवतः बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुरुआती चरण है। संभव है कि हम अब इसमें और थोड़ा इजाफा करते हुए दिखाई पड़े। इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स आज रेड में नहीं बंद हुआ है, सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। और मोटा मोटी अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी और मीडिया में थोड़ी गिरावट रही है, लेकिन बाकी मार्केट ठीक रही है। रुपया हमारा कमजोर बना हुआ है और कमजोर रह रहा है, और इसका एक असर जरूर आपको सेलिंग के साइड दिखाई पड़ता है। रुपए की प्रॉब्लम जरूर भारतीय बाजारों को देखनी पड़ेगी। अगर हम लोग कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज ACME सोलर करके कंपनी है, अपने लाइफ हाइज के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिला है, आपका ये टाटा ग्रुप की साइड से उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और इसका मतलब इसको पूरा करने का काम है वो तकरीबन उनको अगले 24 महीनों में कर देना है। और अगर वो 24 महीनों में इसको पूरा करते हैं तो उनके लिए एक ठीक ठाक सा प्लान है ये, जिसमें बैटरी एनर्जी और बाकी सारा कुछ इसमें सम्मिलित है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक खबर के हिसाब से देखा जाए तो वो एक अच्छी चीज़ है। मारुति ने आज शाम को ये घोषणा करी है कि वो जो है अपनी नई गाड़ी लेके आ रहे हैं वापस से। वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ वो सब विक्टोरियस SUV जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग उन्होंने उसकी बुकिंग की स्टार्टिंग भी वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मारुति के ऊपर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। TVS मोटर, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई, मतलब यूं कहिए ब्रेकआउट्स में है। बजाज ऑटो तो हाई पे नहीं है, लेकिन TVS मोटर ने आज वापस से अपना नया 52 वीक का हाई लगाया है। तो वो स्टॉक्स अपने बुलिश नेचर में दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा मार्केट यहाँ से पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जेन स्ट्रीट ने सेबी के ऊपर केस कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है, और ये जो खबर है ये CNBC के हवाले से है, अब इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने केस किया है सिक्योरिटी जो आपका जिसमें SAT है, SAT में उन्होंने फोन का जो बेसिकली जो है वहाँ पे केस कर दिया है। और केस में उन्होंने ये बात कही है कि सेबी ने क्यों उनके ऊपर मुकदमा किया, यूं कहिए क्यों पेनाल्टी लगाया, इसकी जानकारी सेबी उनको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं दे रहा है। अब वो डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि जिस कारण से उनके ऊपर ये रोक लगाई गई थी वो उनको दिया जाए, और अगर वो नहीं देते हैं तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर हो सकता है वो आगे जाए। अब देखते हैं इसमें क्या फैसला निकलता है, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं उनको मिल रहे हैं। अब मिलना तो चाहिए ही चाहिए डॉक्यूमेंट किसी को भी। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर उनके प्रॉफिट की बात की जाए, जो उन्होंने इस क्वार्टर का प्रॉफिट दिखाया है, जेन स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन $10.1 बिलियन का प्रॉफिट उन्होंने ट्रेडिंग करके कमाया है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक जेन स्ट्रीट आए गया, मैनिपुलेशन किया नहीं किया, ये सब एक तरफ की बात है, वो कोर्ट का मैटर है। चूंकि वो कोर्ट में है तो वो फैसला वहां से आएगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जहां पर इस तरह के बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर लेकर के लोग आए हैं, जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी जानकारियों के साथ, इनसाइडर्स के साथ लोग काम कर रहे हैं। मैं इनसाइडर का मतलब वो नहीं कह रहा हूं कि जो कंपनियों से इनसाइडर, मतलब कि बहुत बढ़िया एनालिस्ट, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स, बहुत अच्छे सारी जानकारी, हर एक जो सबसे बेहतर हो सकती है। जब उस टाइप की इंस्टीट्यूट्स आपके मार्केट में ट्रेड करती है, और वहीं पर जब आप ट्रेड करते हैं बिना कुछ जाने, पढ़े लिखे समझे, बगैर कुछ जाने हुए, और आप सोचते हैं कि आप उनके सामने खड़े होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, आप वीकली में बाई कर लेंगे और उनको बीट कर देंगे, नहीं होगा। एक्चुअली नहीं होगा, ये बात आपको समझना चाहिए। और इसीलिए जितना हद तक हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस तरह की जरूरत है आपको सुपर कंप्यूटर की, लेकिन जितना हद तक हो सके मार्केट को ठीक से जानने की तो जरूरत है। ठीक है, वो लोग फार्मूला 1 में दौड़ रहे हैं, लेकिन आप अगर गाड़ी बाइक लेकर के भी बाजार में निकल रहे हैं, कार लेके भी निकल रहे हैं, तो बिना ड्राइविंग सीखे मत निकलिए। ये वो मार्केट नहीं है जहां पे आपको बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ समझे बहुत आराम से हर चीज हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जीएसटी के ऊपर अगर हम वापस से आए तो जो उम्मीद की जा रही है जीएसटी में क्या हो सकता है, तो एक जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि जो टोबैको है, अल्कोहल है, इनके एमआरपी के ऊपर जो है आपको जीएसटी एप्लीकेबल होती दिखाई पड़ सकती है। और वो एमआरपी जो एक रिटेल प्लेयर पे कर रहा है, अभी तक ये नहीं हो रहा था। इससे जो कंपनियों का मार्जिन है, अभी तक होलसेल के रेट पे लग रही थी, तो अभी जो मार्जिन है इससे कंपनियों का वो और सिकुड़ सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। क्या वो उसको पास कर पाएंगे ग्राहक को,
थोड़ा कठिन लगता है। तो जो लोग बहुत सारे चीज़ों में इसमें इफ एंड बट बहुत सारा चल रहा है अभी, लेकिन फाइनली ये खबर रही है। अगर थोड़ी और इसको डिटेल करें जीएसटी को, तो फूड और टेक्सटाइल के ऊपर माना ये जा रहा है कि फूड ऑर्डर जो आप करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करें या रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, तो उनमें जो होगा, अगर आपका बिल 2,500 रुपए से कम का है तो आप 5% जीएसटी में जा सकते हैं, और अगर आप 2,500 से ज़्यादा के खर्च पे हैं तो वहाँ पे शायद जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा, अपेक्षाकृत नुकसान भी हो सकता है, वो 18% की तरफ जा सकता है, चूंकि अभी ये 12% में है। टेक्सटाइल के केस में भी कुछ ऐसा ही बातें चल रही हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड बनाया जा सकता है कि उसके नीचे वाले का जो है 5% में डाला जाए और उसके ऊपर वाले का 18% में जाए, तो कंपनसेट भी हो सकता है कि जीएसटी में जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत घाटा हो सकता है सरकार को, संभव है कि छोटी टिकट साइज को वो 5% में डाल दें और बड़ी टिकट साइज को वो 12% की हटाकर 18% में डाल दें, तो उससे जो नेट रेवेन्यू है वहां पर बहुत ज्यादा बर्डन सरकार के ऊपर ना आए और वो ये दिखा भी पाएं कि हम जो है थोड़ा डिस्काउंट में, आम लोगों को डिस्काउंट में तो चीजें दे रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने ये भी घोषित किया है कि वो नवरात्रि के आसपास से नए जीएसटी रेट्स लागू कर देंगे, तो वो करीब करीब वो बात सही है कि अगले 1 महीने के अंदर आपको जो है दामों में कमी होती हुई दिखाई पड़ सकती है। यहाँ पर टीवी जो फ्रिज हैं इनके में 18% होने की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। स्मॉल कार्स में करीब 18% जीएसटी पे आप आ सकते हैं, लेकिन वो सेस जो है वो लगा रहेगा। लग्जरी कार 50% से 40% में आ सकती है। यहाँ पर मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर 12% से वो 5% की तरफ और 0% की तरफ बढ़ सकता है, तो फार्मा को एक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें जो हो सकता है कुछ महंगी दवाएं जो हैं वो 18% की तरफ शिफ्ट हो जाएं। लाइफ इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको मालूम है 5% की तरफ आ सकता है, लेकिन उसको 0% भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें आईटीसी का जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है उसको हटाए जाने की बात है, जो एडवर्टीजमेंट में उनका ऐड करते हैं, और उसको अगर हटाती हैं तो चूंकि इंडस्ट्री की मांग यही है कि वो 5% प्लस आईटीसी के साथ उनको चाहिए, यानी जो वो टैक्स खर्च करते हैं ऐड करने में उसका जो टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको ले पाते हैं, तो उनको 0 नहीं चाहिए, आईटीसी के साथ 5% चलेगा उनके लिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन सरकार यहाँ आईटीसी हटाने का मूड में है। इसके बाद अगर एफएमसीजी की बात करें तो वो लगभग तय है कि वो 5% में जाएगा, उसमें भी टिकट साइज का लफड़ा आ सकता है। एक बड़ी टिकट साइज अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद वो जो है 5% में देखने को नहीं मिलेगा। सीमेंट 18% की स्लैब में जाने की फुल उम्मीद है। सैलून सर्विसेज और सिनेमा घर और ये सब 5% से की रेंज में जाते हुए लग सकते हैं। जो ड्रोन है 5% के सेगमेंट में जा सकते हैं। जो छोटी चीजें हैं, आम घरेलू यूज की जितनी भी चीजें हैं, पेपर है, किताबें हैं, ट्यूशन फीस है, इन सब में भी आपको जीएसटी कमी देखने को मिल सकती है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी स्थिति बेहतर रही है। यहाँ पर मैंने अभी एडब्ल्यू सोलर की बात करी, इसी तरह अगर आप सोलर कंपनियों की बात करें जो सोलर से काम कर रही हैं, वहां पर एक बड़ा खबर ये भी है कि जिस तरह से चाइना ने अपनी जो बहुत सारा फैसिलिटीज वो सोलर में पिछले 10 सालों में डाल रखा है, सरकार जो सब्सिडी देती है बेसिकली वहां की कंपनियों को, उसमें कमी करे जाने की खबर आ रही है। अभी ये आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर भी एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, क्योंकि अभी वहां पर आपको मालूम है कि जो संघाई सहयोग संगठन था उसकी बैठक खत्म हो गई है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी अभी कई सारे विश्व के नेता हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं और वहां पे दक्षिण कोरिया से भी आए हुए हैं किम जोंग उन, तो वहां पर थोड़ी सी मामला ये है कि अभी वो थोड़ा उतना ज्यादा औपचारिक चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन खबरें जो आई हैं वो ये जरूर हैं कि जो उनकी सब्सिडी थी, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वो दिया करते थे, वो वहां पर कम कर रहे हैं, जिसका बड़ा बेनिफिट भारत में रिलायंस जैसी कंपनियों को या फिर भारत में और जो सारी कंपनियां हैं जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सेल बनाने का, बैटरी बनाने का, जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप जो अपने छतों के ऊपर आप जो है लगाते हैं छतरी, तो वो सभी चीज़ों में, हर एक चीज़ों में आपको कमी देखने को मिल सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। आज रिलायंस ग्रुप के लिए थोड़ी और अच्छी खबर जरूर आई है कि जापान की साइड से इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया जाने की खबर है, तो जापान से कुछ बड़ी इनको डील मिलने की संभावनाएं बनी हैं इधर बीच में। इधर की जब यहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे गए थे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं अनाउंस हुआ था, लेकिन अब उसमें से छन छन की चीज़ें थोड़ी बहुत आने लगी हैं, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो अगला क्वार्टर है उसके लिए
बात ये की जा रही है कि जो सीमेंट है अगले क्वार्टर में उसकी नंबर जो है खराब आ सकते हैं। कारण क्या है, चूंकि बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह पे, जो आपका क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र, अगर आप हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, इवन दिल्ली में आज भी बारिश बहुत है, कल भी बहुत थी, तो बहुत सारी जगहों पे बहुत बारिश हो रही है और उसके नाते सीमेंट की डिमांड एकदम से बहुत सारे देश के क्षेत्रों में, इवन अगले 7-8 दिनों में माना जा रहा है कि तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफ़ी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति होगी गुजरात में। तो उन सभी जगहों पे चूंकि डिमांड नहीं आ पाएगी सीमेंट की, तो सीमेंट में वैसे भी मानसून में सीमेंट का रेट काफ़ी कम रहता है, डिमांड कम रहती है, लेकिन इस बार का जो क्वार्टर है काफ़ी खराब जा सकता है। सीमेंट कंपनियों को जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो काफ़ी खराब आ सकते हैं। मार्केट हो सकता है इसको पहले डिस्काउंट करने लगे और इसलिए सीमेंट कंपनियों में जो 18% जीएसटी में आने का बेनिफिट है वो शायद सेल्स के कम होने के नाते अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सीमेंट कंपनियों में खासी तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन वो मैंने जो बैटरी वाली खबर बताई उसके नाते आज बैटरी कंपनियों में तेजी थी, जो सोलर से जुड़ी कंपनियां हैं उन सब में भी थोड़ी बहुत तेजी अब जरूर देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट साइडवेज हैं। मैंने निफ्टी के लेवल की चर्चा शुरुआत में ही करी है। बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा कमजोर बना हुआ है। उम्मीद ये करिए कि अगर थोड़ा सा बाजारों में संभल आती है तो बाजार जैसे जैसे करके संभलेंगे, वैसे वैसे करके फिर बैंक निफ्टी भी संभलेगा। लेकिन अगर आपको तेजी करनी है तो वो तेजी आपको निफ्टी में करनी चाहिए, और अगर आपको करनी है मंदी तो वो आपका जो होना चाहिए वो बैंक निफ्टी की तरफ आपका होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जिन सेक्टर के लिए बड़ी खबरें रही हैं, जिनमें ऑटो बहुत प्रमुख रूप से उभर के आ रहा है, वहां पर तेजी की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और वो फोकस में आगे भी रह सकता है। ओवरऑल उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर एक बार रिमाइंडर और दे रहा हूँ, मंडे को 8 तारीख से मेरी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं चार्ट की, जिसमें हम इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें, BTST और जो कुछ भी होता है, SIP, हर एक चीज़ कवर करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, इक्विटी मार्केट को लेकर के, यानी अगर आप शेयर में काम करते हैं उसको लेकर के, इसमें FNO कवर नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। सोमवार से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं मिलूंगा कल आपको नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।